तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पार्ट 1 वीडियो कर चुके हैं ऑप्टिक्स को लेकर, लाइट चैप्टर को लेकर, तो ये हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ये हम लोगों का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग बेसिकली रिफ्लेक्शन के बारे में करेंगे। रिफ्लेक्शन तक मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में आपने जो जो चीज़ें सीखी, काफ़ी चीज़ें आपने पार्ट 1 में सीखी। ठीक है, ये जो मैं ऑप्टिक्स को लेकर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं लाइट को लेकर ऑप्टिक्स चैप्टर को लेकर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सभी क्लास वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप जिस क्लास में पढ़ते हो, जिस लेवल में आप पढ़ते हो, उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो उस पॉइंट से भी महत्वपूर्ण है। मैंने सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड करके चल रहा हूँ कि आपको आगे आने वाले, अगर आप किसी 10th या 12th में पढ़ते हैं, बेसिकली 10th और 12th के सिलेबस में ही यह टॉपिक है। और लेकिन इसकी आगे कंपटीशन में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था, रेलवे वगैरह का आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो वहाँ पे ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि ये ऑप्टिक्स जो है यह यूक्लिड नाम के बुक से स्टार्ट हुआ, लेकिन यूक्लिड के द्वारा लिखे गए बुक में जो इन्फॉर्मेशन थी वो पूर्ण रूप से, मतलब आप कहिए कि उनके द्वारा लिखी गई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उन्होंने कुछ साइंटिस्ट से इंस्पायर्ड होकर उस बुक को लिखा था, एक जगह में उन्होंने इकट्ठा किया था, या फिर ऐसा कहिए कि फिर उसके बाद भी कुछ रिसर्च जो है वो चलता रहा बराबर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ और तथ्य को देख लेते हैं अपने टॉपिक रिफ्लेक्शन में बढ़ने से पहले, कि आखिर किस साइंटिस्ट का क्या योगदान रहा इस लाइट को लेकर, जिसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चूँकि काफ़ी साइंटिस्ट ने इसमें अपना योगदान दिया, तो हम लोग सबसे पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि किस साइंटिस्ट ने क्या योगदान दिया और कौन सी बातें जो हैं वो किस साइंटिस्ट के आधार पर हम लोग कह पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अपने साइंटिस्ट का वर्क देख लेते हैं, ऑप्टिक्स के एरिया में किस साइंटिस्ट ने कौन सा काम किया। तो सबसे पहले जो हमारे आते हैं, ठीक है, महान साइंटिस्ट न्यूटन। आपको लगता होगा कि न्यूटन ने केवल मोशन वाले लॉ दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूटन ने सभी फील्ड में, फिजिक्स के अधिकतर फील्ड में, इवन मैथ में भी उन्होंने काम किया। आइंस्टीन ने भी उसी प्रकार से काम किया। देखिए, साइंटिस्ट हुए तो वो किसी एक टॉपिक को लेकर नहीं हुए। ठीक है, उनके लाइफ में जितने भी फिजिक्स के चीज़ थे, उन सभी चीज़ों पर उन्होंने अपना रिसर्च किया, उन सभी चीज़ों पे अपना रिसर्च करके उन्होंने अपना व्यू दिया। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक से ही रिलेटेड वह नहीं थे। उनकी ज़िंदगी कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पर ही नहीं सिमट के रह गई थी। जैसे कि हम लोग न्यूटन के बारे में बात करें, तो न्यूटन ने ऑप्टिक्स से रिलेटेड भी, लाइट से रिलेटेड भी रिसर्च किया, और काफ़ी चीज़ें लाइट से रिलेटेड भी इन्होंने बताया। उसी प्रकार से आइंस्टीन ने भी बताया। ठीक है, तो हम लोग सबके बारे में धीरे धीरे एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो बेसिकली न्यूटन ने जो बोला, न्यूटन ने सबसे पहले बोला कि हमारा जो लाइट है वह एक पार्टिकल्स में बना हुआ है। ठीक है, और इन्होंने इस बात को कोरेस्पोकल थ्योरी में दर्शाया। ठीक है, कोरेस्पोकल थ्योरी इन्होंने दिया, जिसमें इन्होंने बोला कि लाइट जो है पार्टिकल से बना हुआ है। इस चीज़ को उन्होंने प्रूफ करने के लिए ये प्रिज्म वाला जो एक्सपेरिमेंट आप देखते हैं, ये प्रिज्म का जो एक्सपेरिमेंट है, ये न्यूटन के द्वारा ही किया गया था। तो उन्होंने इस बात को प्रूफ करने के लिए क्या किया, व्हाइट लाइट प्रिज्म के एक तरफ डाला और वह क्या हो गया, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कलर में टूट गया। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा विवाद आगे बढ़ा। विवाद क्या बढ़ा, थोड़ा सा इनके बात को और मॉडिफाई किया गया कि भैया ये पार्टिकल नहीं है, ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कलर ही है ना। लेकिन इन्होंने उस वक्त, उस जमाने में जब कुछ भी अता पता नहीं था, तब उन्होंने ये बात क्लियर कर दिया एटलीस्ट कि हमारा व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स ऑफ लाइट से मिलकर बना हुआ है। तो इस बात को इन्होंने इस तरीके से दिया कि ये जो है हमारे व्हाइट कलर हैं, जो वो पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, और इन्होंने इस बात को कोरेस्पोकल थ्योरी में बताया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कंपटीशंस में अधिकतर देखने के लिए मिलते हैं, जॉब रिलेटेड कंपटीशंस में अधिकतर देखने के लिए मिलते हैं। आप जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे, बीपीएससी का एग्जाम दे, रेलवे का एग्जाम दे, तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चन जो है वो जनरली एक साइंटिस्ट से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो आपको ये बात ध्यान में रहेगा। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसी प्रकार से सी हाइजेन नाम के जो साइंटिस्ट हुए, इन्होंने वेव थ्योरी दिया। ठीक है, जो हम लोग रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, ये जो हम लोग फिनोमेना पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वह फिनोमेना किसने सबसे पहले बताया, तो सी हाइजेन नाम के साइंटिस्ट ने बताया। ठीक है, क्लियर है।
चलिए आगे की ओर देखते हैं। आगे हमारा है थॉमस यंग, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, थॉमस यंग ने वेव नेचर को प्रूफ किया कि जो हमारा लाइट है वो भैया क्या है, वेव के नेचर का है, ठीक है। इन्होंने ये प्रूफ किया। प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने बताया कि लाइट जो है हमारा इंटरफेरेंस भी करता है। मैंने आपको बताया था डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, तो डिस्पर्सन वाला काम तो न्यूटन बताए, ठीक है, और इंटरफेरेंस वाला काम कौन बताया, थॉमस यंग बताया। तो इनके डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या था कि इन्होंने कोई स्लिट ले लिया, ठीक है, मतलब कोई कागज का गत्ता ले लिया और उसमें इन्होंने छेद कर दिया, ठीक है, 2 छेद कर दिया इन्होंने, और इधर से उन्होंने अपने टॉर्च के द्वारा, ठीक है, लाइट मारा, ठीक है, आप पढ़े होंगे इसको, ठीक है, इधर से लाइट मारा, तो इधर से और इधर इन्होंने एक पर्दा लगा दिया, ठीक है। तो अब ये जो इस छेद से जो लाइट गुजरा वह कुछ इस प्रकार से बनाया, इस प्रकार से गया, है ना, और इस छेद से जो निकला वह कुछ इस प्रकार से गया, ठीक है। तो ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है ना। तो इसी को उन्होंने बोला कि हमारा ये क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। और उन्होंने बताया कि लाइट का जो नेचर है वह कैसा नेचर है, एक वेव का नेचर है। तो ये बात किसने बोला, थॉमस यंग ने बोला। क्लियर है, हम लोग फटाफट इसको कंप्लीट कर लेंगे। आप इसको नोट कर लेंगे, जिस क्लास में भी हो आप इसको रखेंगे अपने नोट्स में। मान लीजिए कि अभी आप पढ़ लेते हैं तो आगे आपको कंपटीशन की तैयारी करने में थोड़ी आसानी होगी। आपका लाइफ 10th और 12th तक तो ही नहीं सीमित है, जॉब आपको लेने होंगे, और जॉब लेने के लिए आपको थोड़ा अलग ढंग से चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। चलिए, आई होप कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे। तो नेक्स्ट हमारे आए मैक्स, ठीक है, प्लैंक। मैक्स प्लैंक नेक्स्ट साइंटिस्ट जो हमारे आए वो कौन साइंटिस्ट थे, मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्वांटम थ्योरी दिया, ठीक है। कौन सा थ्योरी दिया इन्होंने, क्वांटम थ्योरी इन्होंने दिया, ठीक है। क्वांटम थ्योरी में इन्होंने क्या बताया कि E इज इक्वल टू HF, यानी कि इंटेंसिटी, एनर्जी इंटेंसिटी इज इक्वल टू HF। इन्होंने बोला कि एनर्जी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। मैंने आपको बताया है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लास्ट टाइम मैंने क्लियर किया है। और यह H जो है इन्होंने बताया कि यह क्या है, एक प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। इन्होंने अपने नाम पर, इन्हीं के नाम पर इस H को प्लैंक कांस्टेंट बोला गया, जिसका वैल्यू इन्होंने बताया 6.626 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। तो इन्होंने बताया कि लाइट में कितना एनर्जी होगा, ठीक है। इन्होंने बताया लाइट में कितना एनर्जी होगा। तो इन्होंने बताया कि लाइट का जिस प्रकार से फ्रीक्वेंसी होगा उसी प्रकार से एनर्जी होगा। तो फ्रीक्वेंसी अगर किसी का इंक्रीज करते जा रहा है वेव में, तो उसका एनर्जी भी इंक्रीज करते हुए जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ों को उन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए आपको मालूम है कि हमें कोई कांस्टेंट टर्म लेकर आना पड़ेगा, है कि नहीं, जो उसके इन्वायरमेंट और पर्टिकुलर एरिया पर डिपेंड करता है, कांस्टेंट रहता है। तो वही कांस्टेंट टर्म यह इन्होंने जिक्र बता दिया कि H प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू इन्होंने यह बताया। चलिए, तो क्लियर है ये बात। अब हम लोग आइंस्टीन का देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आइंस्टीन भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, बहुत सारे चीज़ों को लेकर इन्होंने बताया। तो एनर्जी वाला तो आप जानते ही हैं, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसके अलावा भी आइंस्टीन ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो लाइट में जो इनका योगदान रहा वह कुछ इस प्रकार से इनका योगदान रहा। तो आइंस्टीन ने ही बताया कि हमारा जो लाइट है वह क्या क्रिएट करता है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे कि आप देखते हैं सोलर सेल में क्या होता है, लाइट गिरता है और करंट प्रोड्यूस होता है ना। तो इन्होंने इसके बीच में रिलेशन क्रिएट कर दिया। देखिए कब इन्होंने, आइंस्टीन किस जमाने की बात थे और आज हम लोग इनके प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और उसी को मॉडिफाई करके कर रहे हैं। अगर यह साइंटिस्ट उस वक्त यह काम नहीं किए रहते तो आज भी हम लोग इस डेवलपमेंट तक नहीं पहुंचे रहते। क्लियर है। तो इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया कि लाइट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करता है। साथ में इन्होंने बताया कि लाइट जो है वह स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और इन्होंने बताया कि वह स्मॉल पार्टिकल कौन सा है, तो फोटोन है, ठीक है। तो फोटोन वाली जो जानकारी है, जो मैंने आपको बताया था कि फोटोन एक पैकेट है, मासलेस पार्टिकल है, ठीक है। तो वह जो जानकारी थी, यह जानकारी किसने दी, आइंस्टीन ने दी। क्लियर है बात।
चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट साइंटिस्ट हुए हमारे कॉम्पटन ने दिया कॉम्पटन इफेक्ट नाम का एक थ्योरी। इसमें इन्होंने एक्सरे स्कैटरिंग करके बताया, ठीक है, कि एक्सरे जो है, एक्सरे जान रहे हैं आप, वह क्या करता है, स्कैटर करता है, ठीक है। तो इन्होंने ये एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके लाइट के प्रॉपर्टीज को इन्होंने थोड़ा और डिस्क्राइब किया, जिससे हम लोग आज के डेट में एक्सरे हम लोग लेते हैं अपने शरीर का, है कि नहीं। तो देखिए कहाँ कौन साइंटिस्ट ने थ्योरी दिया और आज उसका हम लोग किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि ये साइंटिस्ट भी नहीं सोचे होंगे कि आगे जाने वाले समय में इस प्रकार से हम लोग इनका जो थ्योरी है उसका इस्तेमाल करने लगेंगे, ठीक है, लेकिन आज हम लोग कर रहे हैं, आज रियलिटी है। तो शुरुआत कहीं से हुई और आज हम लोग इसका कुछ अलग ढंग से अपने लाइफ में यूज कर रहे हैं। वहीं पर डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट हुए, इन्होंने बताया कि लाइट के पास क्या है भैया, डुअल नेचर है, ठीक है, लाइट के पास क्या है, डुअल नेचर है। यह बात किसने बताया, डी ब्रोगली ने बताया। वहीं पर फ्रेस्नेल नाम के साइंटिस्ट आए, इन्होंने बताया कि लाइट के कैसा है, ट्रांसवर्स नेचर का है लाइट। मैंने बताया था ना, दो तरह का वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव किसको कहते हैं हम लोग, जो कि एक्सिस पर परपेंडिकुलर चलता है कि नहीं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको कहते हैं, जो कि एक्सिस से पैरेलल चलता है। तो यह बात मैंने बताया था कि ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल हो गया लाइट और लॉन्गिट्यूडनल का हो गया साउंड। तो यह बात किसने बताया, यह बात फ्रेस्नेल नाम के साइंटिस्ट ने बताया, क्लियर है। वहीं पर मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि लाइट क्या है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि दो तरह के और भी वेव होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और मैकेनिकल वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग उसको कहते हैं जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर मैकेनिकल वेव हम लोग उसको कहते हैं जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता है ना। जैसे साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता है, अगर आप स्पेस में चल जाएंगे तो स्पेस में कुछ भी सुनाई नहीं देता, मतलब इतना शांति कि आपको वह शांति चुभेगा, इतनी शांति स्पेस में होती है, वह चुभेगा, वह शांति आपको, एकदम सन्नाटा छाया रहता है। जबकि आप जिस रॉकेट से जा रहे हैं उस रॉकेट के इंजन का इतना ज्यादा साउंड होता है कि अगर अर्थ पर वही रॉकेट हो तो आपको महसूस होगा उसका साउंड, इतना हाई साउंड होता है, उससे वाइब्रेशन महसूस होगा। लेकिन वही इंजन जब स्पेस में चला जाता है कुछ नहीं आवाज करता है, एकदम शांति, क्योंकि मीडियम नहीं है वहां पर। तो मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, साउंड ट्रेवल नहीं करेगा तो हमको सुनाई नहीं देगा, क्लियर है बात। लेकिन वही लाइट वहां पर ट्रेवल कर रहा है। अब ये बात और है कि वह स्कैटर नहीं कर पा रहा है, तो क्लियर है। तो यह बात किन्होंने बताया, यह बात जो है वो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने क्लियर कर दिया। तो आई होप कि आप इन सभी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आप नोट भी कर लिए होंगे। आज से ही आप अपने हर एक तरह के कंपटीशन की तैयारी करते हुए चलेंगे तो आगे लाइफ में आपको काफ़ी आसानी होगी। अब हम लोग आगे की ओर बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग रिफ्लेक्शन से बात करने से पहले कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को लेकर बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वह हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारे बेसिकली ऑब्जेक्ट दो टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन हम लोग लाइट से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि लाइट से रिलेटेड में हमारे ऑब्जेक्ट कितने टाइप के हो सकते हैं। तो बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है हमारा लुमिनस ऑब्जेक्ट, जिसको आप अपने छोटे क्लास से 8 क्लास से ही पढ़ रहे होंगे, है कि नहीं, 7 क्लास से ही पढ़ रहे होंगे। दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम लोग किसको कहते हैं, उसको कहते हैं जिसके पास अपना खुद का लाइट होता है, ओन लाइट, ठीक है, जिसके पास अपना खुद का लाइट होता है, ओन लाइट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन हुआ, सन, स्टार, ठीक है, सन भी स्टार ही है। अच्छा, और CFL जो हम लोग घर में बल्ब यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोसेंट लैंप, है कि नहीं, बल्ब जो हमारा फिलामेंट वाला बल्ब होता है, LED, कैंडल, ठीक है।
और कोई फर्दर केमिकल रिएक्शंस के कारण भी हमारा लाइट प्रोड्यूस होता है, तो वह भी हमारा क्या है, लुमिनस में ही चला आएगा। ठीक है, वहीं पर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हम लोग किसको कहते हैं, जो कि दूसरे के लाइट पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका अपना खुद का लाइट नहीं होता, डिपेंड ऑन अदर्स लाइट। ठीक है, जैसे कि हम लोग हुए, हम लोग के शरीर से लाइट थोड़े निकलता है, हम लोग दूसरे वस्तु के बल्ब के लाइट पर डिपेंड करते हैं, तब हम लोग दिखाई देते हैं, है कि नहीं। सूरज की लाइट पर हम लोगों का शरीर दिखाई देता है, अपना तो खुद का लाइट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर एक और सबसे जो फेमस एग्जाम्पल है वह मैं लिख देता हूँ, मून। ठीक है, चांद का अपना लाइट नहीं होता, वह भी सूरज की लाइट पर डिपेंड करता है। वो जो रात में हम लोगों को चमकता है, उसको सूरज जो है वह कहीं और से रोशनी देता है ना, उसके बाद हम लोगों को चमकता है। देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। मैं आपको चांद वाला जो एक्सपेरिमेंट है वह थोड़ा बता देता हूँ, चांद वाला जो चीज़ है वह मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अर्थ हमारा कैसे है, झुका हुआ है ना। अब मान लीजिए कि इधर सन है। ठीक है, तो सन है तो इस साइड क्या है, दिन है, डे है इधर, है ना, तो डे है। और यहाँ पर हमारा क्या है, मून है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, मून है। तो अर्थ के इस साइड में क्या हो गया, नाइट हो गया। ठीक है, अर्थ के इस साइड में क्या हो गया, नाइट हो गया। लेकिन मून को तो सन यहाँ से लाइट मिल रहा है। ठीक है, मून को यहाँ से लाइट मिल रहा है, लेकिन इस पार्ट में, अर्थ के इस पार्ट में सन का लाइट नहीं पहुँच पा रहा है। तो फिर क्या हो रहा है, मून से टकरा कर ये लाइट जो है हमारे अर्थ तक पहुंच रही है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ से दिखाई दे रहा है कि मून जो है वो हम लोगों को लाइट दे रहा है, लेकिन मून अपना लाइट नहीं दे रहा है, वह सन के ही लाइट को दे रहा है। क्लियर है बात। चलिए, तो ये मैंने छोटी सी बात आपको बता दी। आई होप कि आप ये सभी बातें जानते होंगे, बट फिर भी मेरा बताना काम था। मैं यह जो ऑप्टिक्स चैप्टर कर रहा हूँ पूरे A to Z, तुम बिल्कुल बेसिक से लेकर हायर स्टैंडर्ड तक मैं ले के जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए कोई भी पॉइंट मैं यहाँ पर नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को कुछ और तरीके से हम लोग और भी डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है, कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वह ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट हम लोग किसको बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिसीजन ले लेते हैं कि किस ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। ठीक है, तो वैसे बॉडी को बोलेंगे, बॉडी थ्रू विच लाइट passes easily। ठीक है, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जिसके थ्रू लाइट जो है वह आसानी से पार कर जाए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका एग्जाम्पल होगा लेंस। ठीक है, लेंस में क्या होता है, लाइट जो है वह आर पार हो जाता है। क्लियर है, हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, यहाँ पर हम लोग पहले डिफाइन कर ले रहे हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कौन सा है। ठीक है, हम लोग लेंस के बारे में रिफ्रैक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फेनोमेना होता है, हमारा रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होता है। क्लियर है। चलिए, वहीं पर हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करें कि और हमारा तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं ओपेक। ठीक है, अब ये भैया ओपेक कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, इसका क्या क्वालिटी है, किस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वह ओपेक है। तो वैसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे थ्रू विच लाइट डज नॉट, पूरा ही लिख देता हूं, डज नॉट पास। ठीक है, वैसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट जो है वो बिल्कुल पास नहीं करता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा मिरर। ठीक है, मिरर से लाइट जो है वह बिल्कुल पास नहीं होता है, जितना भी लाइट आप मिरर को दीजिएगा उस सबको वह बाउंस बैक कर देगा।
क्लियर है। तो यहां पर हमको कौन सा फेनोमेना मिलने वाला है, यहां पर हमको फेनोमेना मिलने वाला है रिफ्लेक्शन का। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप होता है ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ये किस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलेंगे, तो वैसा ऑब्जेक्ट जो कि क्या करे, लाइट को, सम लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, सम लाइट को एब्जॉर्ब कर ले और सम लाइट को क्या करे, पास करा दे। ठीक है, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हम लोग बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर क्या हुआ, वाइल पेपर। ठीक है, वाइल, आप पेपर में वाइल थोड़ा तेल लग जाता होगा तो आप देखते होंगे कि कुछ लाइट जो है वो पास करता है, लेकिन पूरा लाइट थोड़े पास करता है, कुछ लाइट जो है वो सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो उसको हम लोग वैसे, हम लोग सरफेस को या फिर वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ से समझते हैं कि रिफ्लेक्शन, यह भैया क्या चीज़ है, या किसको हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अब यहाँ से हम लोग इस प्रक्रिया को समझते हैं। तो रिफ्लेक्शन हम लोग किसको बोलेंगे, जरा इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है, फेनोमेना। ठीक है, द फेनोमेना इन विच लाइट बाउंस बैक। ठीक है, लाइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख रहा हूं, लाइट बाउंस बैक। ठीक है, कहां पर बाउंस बैक, ठीक है, इन सेम मीडियम। ठीक है, उसी मीडियम में, इन सेम मीडियम थ्रू विच इट इज कमिंग। ठीक है, तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन फेनोमेना हम लोग बोलेंगे। क्लियर है बात। चलिए अब यह रिफ्लेक्शन फेनोमेना जो है वह किस प्रकार के सरफेस पर कैसा होगा, ये अब हम लोग चर्चा करते हैं। यह रिफ्लेक्शन फेनोमेना हमको कहाँ कहाँ देखने के लिए हमको मिलेगा। तो यह रिफ्लेक्शन फेनोमेना जो है हमको बिल्कुल अच्छे तरीके से किस में देखने के लिए मिलेगा, मिरर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मिरर में हमको देखने के लिए मिलेगा। यह क्यों हमको मिरर में ही यह देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मिरर का सरफेस जो होता है वह कैसा होता है, स्मूथ एंड रेगुलर सरफेस होता है। ठीक है, स्मूथ एंड रेगुलर सरफेस होता है। तो यह कैसा रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा, यह रेगुलर रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, यह रेगुलर रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा। कहने का मतलब कि हमने कोई मिरर लिया, जैसे कि हमने कोई मिरर ले लिया। ठीक है, ये हमारा मिरर है। ठीक है, प्लेन सरफेस है और स्मूथ सरफेस है। ठीक है, प्लेन भी है और स्मूथ भी है। तो जब इस पर हम लोग क्या करेंगे, कोई लाइट को इंसिडेंट करेंगे। ठीक है, जो सरफेस की ओर लाइट आता है उसको इंसिडेंट लाइट कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग लाइट को इंसिडेंट करेंगे, एक नहीं 3-4 लाइट को हम लोग इंसिडेंट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग जो लाइट को इंसिडेंट किए, जहाँ पर यह गिरा, ठीक है, जहाँ पर यह गिरा इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम लोग इंसिडेंट कराए हैं तो हम लोग देखेंगे यह इस सरफेस से टकराने के बाद यह लाइट जो है वह पैरेलली बाउंस बैक करेगा। ठीक है, यह लाइट जो है क्या करेगा, पैरेलली बाउंस बैक करेगा। तो यह काम जो प्रक्रिया जो हो रही है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कह रहे हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कह रहे हैं, जो कि मिरर के केस में होता है कि हम लोग जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर जो है जितना लाइट हम लोगों के शरीर से निकलकर उस पर जाता है उतना लाइट वो बाउंस बैक करा देता है।
क्लियर बात। अब आप मिरर से थोड़ा सा इधर की ओर हटिएगा ना, तो लाइट भी ऐसे आएगा पैरेलली, ठीक है। उसके सामने खड़ा होइएगा तो ऐसे आएगा, फिर इधर खड़ा होइएगा तो ऐसे आएगा, है कि नहीं। आप इधर खड़ा हुए हैं तो लाइट ऐसे तो नहीं जा रहा है, समझ रहे हैं बात को। आपको अपनी चित्र भी ऐसे ही दिखाई देगी अगर आप इधर की ओर खड़ा हैं तो, ठीक है। अगर आप सामने की ओर खड़ा है तो आपकी अपनी चित्र भी सामने ही दिखाई देगी। तो यह सभी किस प्रक्रिया के कारण हो रहा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है। इसका अपोजिट भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इसका अपोजिट भी कार्य हो सकता है कि मान लीजिए कि अगर यह जो सरफेस है वह रेगुलर नहीं होता, ठीक है, रफ सरफेस होता, ठीक है। अगर यह स्मूथ नहीं होकर कैसा सरफेस होता? रफ सरफेस होता। तो मान लीजिए कि रफ सरफेस होता, कुछ इस प्रकार से सरफेस होता, ठीक है, उबड़ खाबड़। तो अब क्या होता है कि जब हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम लोग देते हैं, ठीक है, जब हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसको हम लोग देते हैं, ठीक है, तो फिर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हर एक जगह पर। तो इस पैरेलल बीम ऑफ लाइट से जब टकराने के बाद एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर होता है, ठीक है। जिस पर हम लोगों का अगर सरफेस प्लेन है तो जिस एंगल से इंसिडेंस हुआ है उसी एंगल से वो बाउंस बैक होगा। तो ये भैया ऐसे बाउंस बैक होता, ये भैया इससे बाउंस बैक होता, ये कुछ ऐसे बाउंस बैक होता। तो अब यह लाइन जो है वो सरफेस से टकराने के बाद पैरेलल नहीं रहा, पैरेलल तो आ रहा था लेकिन पैरेलल रहा नहीं यह। तो इस रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या फिर हम लोग बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि आप रेगुलर रिफ्लेक्शन का कोई एग्जाम्पल बताइए, कोई यूज बताइए, तो आप तुरंत बोल देंगे मिरर, यूज भी बोल देंगे कि अपना चेहरा देखने के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आप डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल बताइए, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का आप कोई यूज बताइए, तब आप क्या बोलेंगे? ये भी आपके सामने ही है एग्जाम्पल। आप मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण देख रहे हैं, ठीक है। अभी तो मैं आपको कैमरा में दिखाई दे रहा हूं, लेकिन जब मैं आपको सामने दिखाई दूंगा या आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब सामने देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को आप डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण देखते हैं, क्योंकि सरफेस जो है उसका इरेगुलर है। तभी आपको यह कटिंग दिखाई देता है, ठीक है, यह कटिंग दिखाई देता है, ये कटिंग दिखाई देता है ना, ये मेरा नाक जो है ये ऊपर दिखाई देता है। ये सभी प्रक्रिया जो है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण होती है। अच्छा, अब मान लीजिए कि अगर हमारे सामने की दीवार बिल्कुल एकदम प्लेन सरफेस हो जाता, तब क्या होता? तब आपको वह दीवार नहीं दिखाई देता, आपको उस दीवार में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता, अपना इमेज दिखाई देता। ध्यान रहेगा। तो अगर कोई सरफेस बिल्कुल रेगुलर हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, अगर पेड़ का सरफेस जो है एकदम रेगुलर और स्मूथ हो जाएगा तो आपको वह पेड़ नहीं दिखाई देगा, आपको उस पेड़ में अपना चेहरा दिखाई देगा। लेकिन वहीं पर जब सरफेस रेगुलर नहीं है, स्मूथ नहीं है, तो आपको उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देकर क्या दिखाई दे रहा है? वह ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। अब आप मिरर को देखने जाएंगे, आप जरा सा मिरर के सामने खड़ा हो जाइएगा और मिरर को देखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको मिरर नहीं दिखाई देगा, आपको उसमें अपना इमेज दिखाई देगा। आप मिरर को देखिएगा, मिरर कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। क्या मिरर? पल पल आप ऐसे घुमाइएगा तो आपको अपना पीछे का दीवार दिखाई देगा, ऐसे घुमाइएगा तो आपको कुछ दिखाई देगा, आपको टोटली इमेज दिखाई देगा, मिरर दिखाई ही नहीं देगा। बस उसका सरफेस आप अधिक से अधिक देख पाएंगे, है कि नहीं? तो आई होप कि आप इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब हम लोग कुछ और बातें यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं।
एक चीज़ और, शैडो आप जानते हैं, परछाई, ठीक है। परछाई कैसे बनता है मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चुन्नू नाम का लड़का खड़ा है, इसको मैंने क्या किया, एक टॉर्च से मैंने इस पर लाइट मारा, ठीक है, टॉर्च से मैंने इस पर लाइट मारा, तो इसका क्या होगा, इसका परछाई जो है यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। क्यों यहाँ पर परछाई बना, क्योंकि ये लाइटें जो हैं ये तो बाउंस बैक हो गई, लेकिन ऐसे लाइट जो गया, ऐसे जो लाइट गया, ये इधर उजाला हो गया और इधर क्या हो गया, अंधेरा हो गया। तो यह जो अंधेरा का जो पैटर्न बना वही हमारा क्या है, शैडो है, ठीक है। यह अंधेरा का जो पैटर्न बना वही हमारा क्या है, शैडो है, ठीक है। फिर से समझिए, कुछ इस प्रकार से है ना, इस पर हमने लाइट मारा, ठीक है, सामने से हमने लाइट मारा, ठीक है, तो रोशनी ऐसे गई, ऐसे गई, है ना। तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, ये वाला पार्ट, अगर यह दीवार यहाँ पर हो, ठीक है, तो यहाँ पर दीवार पर क्या बनेगा, इसका शैडो बनेगा, क्योंकि इस दीवार को डायरेक्ट रोशनी नहीं मिल पा रहा है, यह ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, यह ऑब्स्टकल क्रिएट कर रहा है, यह रोक रहा है, विरोध कर रहा है दीवार तक रोशनी को पहुंचने में। तो रोशनी नहीं पहुंच रहा है तो वह पार्ट क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरा किस पैटर्न में होगा, जिस पैटर्न में उसके सामने ऑब्जेक्ट खड़ा होगा, और बाकी ऊपर नीचे क्या होगा, रोशनी होगा। तो इसी अंधेरा को, इसी पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली शैडो कहते हैं, परछाई कहते हैं। अब शैडो भी यहाँ पर हमारे दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा डार्क शैडो और दूसरा होता है हमारा, ठीक है, एक होता है हमारा डार्क शैडो, बहुत ही गहरा शैडो आपको देखने के लिए मिलेगा कभी कभी, ठीक है, और दूसरा होता है लाइट शैडो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कुछ कंपटीशन पॉइंट वाले भी पॉइंट को यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो डार्क शैडो को हम लोग बोलेंगे अम्ब्रा, ठीक है, अम्ब्रा, ई को मैं हटा देता हूँ। डार्क शैडो को बोलेंगे हम लोग अम्ब्रा और लाइट शैडो को बोलेंगे हम लोग पेनुम्ब्रा, ठीक है। जॉब से रिलेटेड कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन जो है वह जनरली देखने के लिए मिलते हैं। तो लाइट शैडो कब बनेगा, जब लाइट जो है वह थोड़ा सा इंटरफेरेंस कर जाएगा, थोड़ा सा मुड़ कर चला जाएगा, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं मुड़ेगा, बिल्कुल ही लाइट नहीं जा पाएगा, तो डार्क शैडो बनेगा। अगर कोई लाइट इधर उधर से चला गया तो क्या होगा, लाइट शैडो, हल्का परछाई बनेगा। चलिए, इस बात को आप समझ गए, तब हम लोग आगे की ओर चर्चा कर लेते हैं। अब हम लोग इमेज को लेकर चर्चा कर लेते हैं कि इमेज जो हमारे होते हैं वह बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है, एक होता है हमारा रियल इमेज, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा वर्चुअल इमेज, ठीक है। क्लियर है, रियल का मतलब हुआ वास्तविक, ठीक है, समझ रहे होंगे आप, लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। रियल का मतलब हुआ वास्तविक और वर्चुअल का मतलब हुआ काल्पनिक, याद रखना है, ठीक है, याद रखता है इस बात को, जरूरी बात है, क्योंकि ये जो बातें हैं ना, ये आगे जाकर आपको डायग्राम वगैरह बनाने में, कंसेप्ट को समझने में आसानी देगा। तो थोड़ा सा इंग्लिश के साथ हिंदी चीज़ें भी आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। रियल का मतलब हुआ वास्तविक और वर्चुअल का मतलब हुआ काल्पनिक। तो हम लोग समझ जाते हैं कि आखिर यह रियल और वर्चुअल किस प्रकार के इमेज होते हैं, किसको हम लोग रियल कहेंगे, किसको हम लोग वर्चुअल कहेंगे। इसको हम लोग ज़रा एक बार बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो रियल इमेज हम लोग किसको कहेंगे, इमेज बनाने के दरमियान, इमेज कब किसी चीज़ का बनेगा, जब लाइट जो है वह इंटरसेक्ट करेगा तभी किसी चीज़ का इमेज बनेगा, ठीक है। हम लोग मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर है बात। तो जब किसी लाइट जो है वो इंटरसेक्ट करके जब पर्दा पर जाएगा इमेज बनेगा, ठीक है। तो अगर लाइट जो है वह रियली इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, रियली इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो हमारा कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर वर्चुअल में क्या होगा, हमारा इंटरसेक्ट नहीं करेगा लेकिन एपियर होगा, ठीक है। एपियर मतलब ऐसा हमको क्या होगा, महसूस होगा, ठीक है, एपियर टू इंटरसेक्ट,
ठीक है, हमें महसूस होगा कि लाइट जो है वो कट रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो वैसे कंडीशन में वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, रियल वर्चुअल इमेज के लिए जो हम लोग लाइट का जो हम लोग कटिंग करेंगे वो डॉटेड लाइन से हम लोग करेंगे। ठीक है, डॉटेड लाइन से हम लोग करेंगे। लेकिन वहीं पर रियल इमेज को जो हम लोग को लाइट को कटिंग करना होगा तो बिल्कुल ऐसे कटिंग करेंगे। ठीक है, क्लियर है, सॉलिड लाइन से हम लोग इसको कट करेंगे, दर्शाएंगे। क्लियर है। चलिए, अब रियल इमेज जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, तब इस पॉइंट को अच्छे तरीके से याद रखना है कि रियल इमेज जो हमारा कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, उल्टा, इन्वर्टेड का मतलब हो गया उल्टा। ठीक है, हिंदी मीनिंग याद रखना है क्योंकि रिलेट होगा आगे सारी चीजें। वहीं पर वर्चुअल जो हमारा इमेज बनेगा वह इरेक्ट बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा। क्लियर है। अच्छा, रियल इमेज जो है वह स्क्रीन पर बनेगा। ठीक है, किसी भी स्क्रीन पर, पर्दा पर, ठीक है, रियल इमेज बनेगा। सिनेमा हॉल के पर्दा, थिएटर पर, ठीक है, व्हाइट पेपर पर, ठीक है, इन सभी चीज़ों पर हमारा क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। क्लियर है। वहीं पर वर्चुअल इमेज जो है यह हम लोगों का किसी पर्दा पर, किसी स्क्रीन पर नहीं बनेगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से इस पॉइंट को लिख लेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं, कुछ लोग नोट्स भी बना रहे होंगे तो लिख देता हूं, फॉर्म ऑन स्क्रीन। जैसा कि मुझे कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं नोट्स बनाता हूं आपके वीडियोस को देखकर। ठीक है, वो मुझसे मांगते हैं कभी कभी नोट्स, मैं जब शॉर्टकट में बता देता हूं तो मैं कुछ नोट्स ही बना दे रहा हूं कि नोट्स भी आप तैयार करते रहें, वरना ऐसे पढ़ने में कोई आपको बातें जो हैं वो ज़्यादा याद नहीं रहेंगी। आप चाहें तो इन वीडियोस को ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपको आता है तो आप ऐसे ही देख लीजिए। ठीक है, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं। लेकिन अगर आप पहली बार कहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको नोट्स तैयार कर लेना चाहिए। और मैं जो नोट्स आपको यह बनवा रहा हूँ ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के हिसाब से बनवा रहा हूँ और आपको याद करने में बहुत ही आसानी आपको यह करेगा। ठीक है, और इसमें लैंग्वेज का मैं कोई ज़्यादा झंझट नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए नोट्स क्या है, तो किताब भी तो नोट्स ही है ना। लेकिन हम लोग अपने से क्यों लिखते हैं, क्योंकि किताब से समझी हुई बातों को हम लोग अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, है ना। फिर उसके बाद उसको और ज़्यादा याद करने के लिए आपको अपने कॉपी में आपने उसको कन्वर्ट किया, थोड़ा और उसको छोटा करके आप सीन को नैच करके करना चाहिए। क्योंकि एग्जाम तक आपको क्या होगा ना कि उसको जितना छोटा छोटा करते जाएंगे आपको वो याद करने का टेक्निक वगैरह जो है आपको समझ में आने लगेगा, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसको रिलेट करके याद कर पाएंगे। वरना लैंग्वेज अगर आप रट्टा मारने चलेंगे तो रट्टा मारने वाली पढ़ाई अब थोड़े रहेगी, है कि नहीं, आपको टर्म्स वगैरह याद करने चाहिए। ठीक है, तो फॉर्म ऑन स्क्रीन, ठीक है, और यह नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन। ठीक है, नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन। क्लियर है बात। चलिए एग्जाम्पल रेटिना। ठीक है, रेटिना पर हमारे आँख पर जो इमेज बनता है वह रियल इमेज बनता है, वास्तविक इमेज बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। ठीक है, क्लियर है। और इरेक्ट का काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, मिरर में कुछ सिचुएशन पर इरेक्ट इमेज बनता है, वहीं पर लेंस पर भी कुछ सिचुएशन में इरेक्ट इमेज बनता है। तो हम लोग देखेंगे कि किन किन सिचुएशंस में हमारे इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेंगे। ठीक है, और रियल इमेज हमारे किन किन सिचुएशंस में बनेंगे, इसको भी लेकर हम लोग चर्चा करेंगे।